मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक बुक में से वर्ण व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था और किस प्रकार से भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ। वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति के इतिहास में वर्ण व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार समस्त भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसका प्रमुख आधार रंग भेद अथवा प्रजातीय धारणा ही थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्तव्यों और वृत्तियों के विभाजन के आधार पर वैदिक आर्यों ने समाज के व्यवस्थित विकास के उद्देश्य से इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक 4 वर्णों में विभाजित किया था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित थे, जिसे वर्ण धर्म कहा जाता था। इस प्रकार क्रम से धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य ब्राह्मणों राजनीतिक कार्य क्षत्रियों, आर्थिक एवं व्यापारिक कार्य वैश्यों और सामाजिक एवं सेवा संबंधी कार्य शूद्रों के लिए सुरक्षित थे। वर्ण व्यवस्था को धर्मशास्त्रों में एक दार्शनिक आधार प्रदान किया गया, जिसमें भारतवर्ष में उसका एक विशिष्ट संस्था के रूप में विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था का अर्थ तो ये था वर्ण व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ण व्यवस्था का अर्थ। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द विवर्णों अर्थात वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना या वर्ण करना। संभवतः वर्ण से तात्पर्य वृत्ति से है। किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से वास्तव में वर्ण उस सामाजिक वर्ग की ओर इंगित करता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य और स्थान है। वे अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों अथवा समूहों से सर्वथा अलग होता है। भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। उसमें वर्ण का प्रयोग रंग अथवा आलोक के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद में समाज के 2 वर्णों का उल्लेख है, आर्य वर्ण और अनार्य अथवा दास या दस्यु वर्ण। इन दोनों वर्णों में रक्त और रंग का, भाषा और बोलचाल का, आचार विचार व रहन सहन का अंतर था। दोनों वर्गों में जन्मजात रक्त संबंध, शरीरगत तथा संसारगत प्रजातीय भेद था। इस प्रकार आर्यों के भारत आने के समय केवल 2 ही वर्ण थे, आर्य श्वेत तथा अनार्य श्वेत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक मंत्र है जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। जैसे विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का क्रम विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन भगवद गीता में हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों का विभाजन किया। यह विभाजन लोगों के गुण व स्वभाव व उनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्मों के आधार पर किया गया। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मण वर्ण का शासन संचालन तथा युद्ध कार्यों के लिए क्षत्रिय वर्ण का, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा व्यापार आदि कार्यों के लिए वैश्य वर्ण तथा तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्रों का जन्म हुआ। नंबर 3 है गुण का सिद्धांत। गीता के अनुसार मनुष्य में 3 प्रमुख गुण होते हैं, सत्व, रज तथा तम।
सभी वर्णों के लिए अलग अलग गुण बताए गए हैं। यथा सात्विक गुणों से युक्त ब्राह्मण माना गया है, राजसी गुणों से युक्त क्षत्रिय माना गया है, राजसी तथा तामसिक गुणों से युक्त वैश्य तथा तामसिक गुणों से युक्त शूद्र माना गया है। नेक्स्ट है रंग से संबंधित रंग उत्पत्ति का सिद्धांत। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति की, जिनका रंग कर्म से श्वेत यानी ब्राह्मण श्वेत, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीला और शूद्र काला था। जन्म से संबंधित उत्पत्ति का सिद्धांत महाकाव्यों के काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का जन्म से संबंधित सिद्धांत का विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था का विकास। नंबर 1 है ऋग्वेद युगीन वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। इस युग में समाज में केवल 2 ही वर्ग थे, पहला आर्य, दूसरा अनार्य। कुछ समय पश्चात व्यवसाय और कार्य पद्धति के कारण समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक वर्गों का उदय हुआ। इस युग में वर्ण व्यवस्था कर्म और कार्य विभाजन पर आधारित थी, न कि जन्म के आधार पर। ऋग्वेद में कई उदाहरण मिलते हैं कि जिनसे ज्ञात होता है कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसाय करते थे और किसी वर्ग विशेष व्यक्ति के लिए दूसरा व्यवसाय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नंबर 2 है उत्तर वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी। अथर्ववेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक 4 वर्णों का उल्लेख है। इस युग में प्रत्येक वर्ण की पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञोपवीत की व्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण के लिए सूत का, क्षत्रिय के लिए शन का और वैश्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत धारण की व्यवस्था की गई। इस युग में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का स्थान था। इस युग में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गई थी। महाकाव्यकालीन वर्ण व्यवस्था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। क्षत्रिय वर्ण का स्थान समाज में ब्राह्मण वर्ण के बाद में था। शूद्र का प्रमुख कर्तव्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। सूत्रकालीन वर्ण व्यवस्था। इस युग में वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में जटिलता आ गई थी और अब वर्ण में कर्म की अपेक्षा जन्म का महत्व बढ़ गया। नंबर 5 है प्रवर्ती काल में वर्ण व्यवस्था 300 ईसा पूर्व से 12वीं सदी तक। इस युग में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई थी। मौर्य युग में समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यद्यपि इस बात पर बल दिया गया था कि सभी वर्णों को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, परंतु व्यवहार में विविध वर्णों के व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए परंतु व्यवहार में विविध वर्णों के व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, ऐसा नहीं था। कौटिल्य ने वर्ण संकर लोगों का भी उल्लेख किया है, जिसे ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान को अंबष्ट कहा है। यानी कि ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान को अंबष्ट कहा गया है। विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और अधिकार आपद धर्म।
ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होने के कारण उनकी सर्वोच्चता स्वयं सिद्ध होती है। ब्राह्मण वर्ण के 6 प्रधान कर्म थे: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। अपने त्याग और कर्तव्यों के कारण देश और समाज में उसका मान व सम्मान था। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार: राजनीतिक क्षेत्र में पुरोहित के रूप में राजा को परामर्श देता था। मंत्रियों में पुरोहित का स्थान प्रमुख था। ब्राह्मण को अवध्य और अदंडनीय कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार किसी प्रकार का अपराध करने वाले ब्राह्मण को मृत्युदंड और ताड़ना आदि का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अध्यापन कार्य पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था। वे समस्त द्विज वर्ग को शिक्षा प्रदान करता था। पुरोहित के रूप में वे राज्य के समस्त धार्मिक कार्यों को संपन्न करता था। ब्राह्मण को प्रत्येक वर्ण से एक एक पत्नी रखने का अधिकार था। ब्राह्मणों से कोई राजकर नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। आपद्धर्म: यदि ब्राह्मण अपने वर्ण का पालन करते हुए अपना और अपने परिवार का पालन कर सकने में असमर्थ होता था तो वह क्षत्रिय और वैश्य के कर्म भी अपना सकता था और वे सैनिक वृत्ति, कृषि और व्यापार तथा राज्य सेवा आदि ग्रहण करने को स्वतंत्र था। नेक्स्ट है क्षत्रिय। ब्राह्मण वर्ण के बाद समाज में क्षत्रिय वर्ण का स्थान था। देश और समाज की रक्षा व्यवस्था का भार क्षत्रियों पर था। समाज के अन्य वर्णों की रक्षा करना, शासन के संचालन करना आदि उनके प्रमुख कर्तव्य थे। मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, विषयों में आसक्त न होना आदि क्षत्रियों का कर्तव्य था। शौर्य, शासन और सैन्य संचालन उनका जातीय गुण था। अन्य वर्णों की रक्षा करना, सत्य और धर्म की रक्षा करना भी उनका प्रमुख कर्तव्य था। क्षत्रियों के विशेषाधिकार: क्षत्रियों को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। युद्ध में जीती गई समस्त वस्तुओं पर क्षत्रिय शासकों का अधिकार होता था। इसके अतिरिक्त वे विजित राजाओं और अधीनस्थ राजाओं से उपहार ग्रहण कर सकते थे। वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों को कम दंड दिया जाता था। मनु के अनुसार ब्राह्मणों का अपमान करने वाले क्षत्रिय को 10 पर्ण, वैश्य को 150 पर्ण या 200 पर्ण तथा शूद्रों को मृत्युदंड दिए जाने की व्यवस्था थी। आपद्धर्म: संकट काल में क्षत्रिय अपने से निम्न वर्ण यानी वैश्य के कर्म को अपना सकते थे। गौतम और बोधायन के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्षत्रिय वैश्य कर्म को अपना सकता था। मनु ने भी आपद स्थिति में उसे वैश्य क्रम अपनाने की सलाह दी है, परंतु कृषि क्रम उसके लिए वर्जित बताया है। नेक्स्ट है वैश्य। समाज में तीसरा स्थान वैश्य वर्ण का था। अर्थ संबंधी नीतियों का सारा संचालन वैश्य वर्ग ही करता था। यह वर्ण कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य कार्य में संलग्न था। अध्ययन, यजन और दान वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य थे। मनु के अनुसार पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि करना वैश्यों के कर्म थे। वैश्य लोग देश और राज्य की धन संपदा और समृद्धि की वृद्धि करने में योगदान देते थे। आपद्धर्म: धर्मशास्त्रकारों ने संकट काल में वैश्यों को भी अन्य वर्णों के कर्म अपनाने की छूट दी है।
बोधायन धर्म सूत्र के अनुसार गो, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए वैश्य भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है। गो, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए मनु ने भी संकट काल में विविध कर्मों का त्याग करते हुए वैश्यों को शूद्र वर्ण के कर्म अपनाने की व्यवस्था दी। नंबर 4 है शूद्र। समाज में शूद्र की स्थिति सबसे निम्न थी। उनका प्रमुख कार्य अन्य वर्णों की सेवा करना था। सामाजिक व्यवस्था में इस वर्ण के कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार नहीं था। वे अपने स्वामी द्वारा फेंके हुए वस्त्रों, आसनों, भोजन आदि का उपयोग करते थे। उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। कालांतर में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया और वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बढ़ईगरी, चित्रकारी, रंगसाजी आदि कर्म कर सकते थे। आपद्धर्म। मन्नु के अनुसार भूख से पीड़ित शूद्र कारुकर्म अपना सकता था। मेघातिथि ने कारुकर्म की व्याख्या करते हुए भोजन बनाने, कपड़े सीने, बढ़ईगिरी, शिल्पकारी आदि को कारुकर्म माना है। हेमचंद्र के अनुसार संकट काल में शूद्र कुमार, नापित, बढ़ई, लोहार, धोबी आदि का कर्म अपना सकता था। इससे स्पष्ट है कि शूद्र आपातकाल में वेश्य का कर्म अपना सकता था। महाभारत के अनुसार शूद्र को जीवन निर्वाह न होने पर पशुपालन, शिल्प कर्म, वाणिज्य आदि कर्म करने का अधिकार है। नारद के अनुसार आपातकाल में शूद्र क्षत्रियों तथा वैश्यों का कार्य भी कर सकता था। इस प्रकार से हमने चारों वर्णों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। जो एक चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।